गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 11 का आरोह भाग 1 का पहला लेसन। आरोह भाग कक्षा 11 आरोह भाग 1 का पहला पाठ प्रेमचंद। नमक का दरोगा जो है पाठ है ये, और इसके अंदर सबसे पहले हम प्रेमचंद को पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जीवन परिचय। जैसा कि आपने प्रेमचंद के बारे में पहले भी सुना होगा, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। और उनके उपन्यास थे सोजे वतन, मानसरोवर के ये 8 खंड थे। मानसरोवर 8 खंड में गुप्त धन ये कहानी संग्रह है। इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये इनके नाटक हैं। ये करबला, संग्राम और प्रेम की देवी नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग ये दोनों इनके निबंध संग्रह। इनके अंदर इनके निबंधों का संकलन है। और 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। जन्म 1880 और मृत्यु 1936। और ये हैं इनकी रचनाएं। उसके बाद हम प्रेमचंद जी के साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का साहित्य जो है, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव बीता। शिखर पुरुष में सबसे ऊपर, साहित्य की चोटी के ऊपर जो थे वो शिखर पुरुष कहा जाता है उसको। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष थे। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव बीता, गरीबी में बीता है। स्कूली कक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई पूरी की है। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन पैसे कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ी और सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। उस दौरान जो है महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था, तो इनको त्यागपत्र जो है देना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय पे। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहा, लिखते रहे। और पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में इशारे। पत्नी जो है ना इनकी शिवरानी थी। शिवरानी जी ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग लिया है। उनके जीवन की राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही था। सामाजिक संघर्ष जो है उसने क्या किया, जीवन की वास्तविकता से भी उनका पल्ला पड़ा है। और उनका एक आदर्श भी था। उनके कुछ वो अपने रूल भी थे, उन्हीं के अनुसार वो चलते थे। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये हम NCERT कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। NCERT से ऊपर कुछ नहीं है। इसमें जो भी तथ्य हैं वो बिल्कुल सटीक और सच्चे हैं। तो इसको हम जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम इसको कंसल्ट कर सकते हैं NCERT को। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया गया था। अभी प्रेमचंद ही उसके मुख्य केंद्र थे उस उपन्यास विधा का। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को केंद्र में रखकर किया। यानी प्रेमचंद के आधार पर ही उसका नामकरण कर दिया। जैसे प्रेमचंद से पहले का युग पूर्व युग, प्रेमचंद युग जो प्रेमचंद का युग था, और उसके बाद का युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यानी ये निकाल कर ले आए, उसको सामने सबके सामने चमकाया है। जो अंधेरे में थी जो वस्तु, उसको वास्तविकता से सामना उसका करवाया है, उसको प्रतिष्ठित किया है, उसका निर्माण किया है, उसको सबको सामने लाया है।
यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान है। उन जो भाषा का प्रयोग किया है उनके अंदर हिंदी और उर्दू, हिंदी तो हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन उर्दू के शब्दों की बोलता है, मिली हुई हैं दोनों भाषाएं। भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है। कि जो उनकी कथा साहित्य है उसके अंदर क्या है, उनके अंदर कल्पना है, संयोग है और रूमानियत है। उर्दू का शब्द है रूमानियत, के ताने बाने से बना है। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। उन्होंने केवल कथा साहित्य के अंदर ये काम नहीं किया, उन्होंने देखो जैसे पंच परमेश्वर जैसी कहानी जो इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है और ये सेवा सदन जो है इनका उपन्यास है, ऐसे उपन्यास भी इन्होंने लिखे जिसमें सामाजिक जीवन की कहानियों को आधार बनाया और एक वास्तविकता का जो वर्णन किसी भी कहानी के अंदर होता है वो इन्हीं की कहानी में मिलता है। यथार्थवादी जो है लेखक रहे हैं। आगे देखिएगा, यथार्थवाद नहीं, वास्तविकता का वर्णन जिसके अंदर होगा। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। वास्तविकता के भीतर भी आदर्श की ओर आदर्श भी हैं और वास्तविकता भी है। आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की यात्रा, पहले यथार्थवाद, फिर उसके भीतर ही आदर्श उन्मुख और फिर वहाँ से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की यात्रा जो है ये एक विकास यात्रा मानी और इसको प्रेमचंद ने तय किया। फिर कहता है आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। उन्हीं के तो आदर्श हैं जो उनको आदर्श की तरफ ले जा रहे हैं। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। क्या कहता है कि यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है। जो ये बातें हैं आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, ये लागू हो रही है जो कटु यथार्थ का यानी वास्तविकता का कटु सत्य का चित्रण करती है और समस्याएं और अंतर्विरोध, अंतर के अंदर मन के अंदर जो विरोध चल रहे हैं को वास्तविक को अंत में एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुँचाती है। मन जो चाहता है कि अंतर्विरोध मन के अंदर हो रहा है, वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अंत में उसका एक सटीक परिणाम क्या होना चाहिए, किसी भी एक आदर्श जो है उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, वो मनोवांछित समाधान है, उस तक पहुंचती हैं इनकी कहानियाँ। कि किसी समस्या को दिखा दिया उसके अंदर और फिर उस समस्या का सही समाधान कैसे हो वो भी उसके अंत में दिखाया गया है। जैसे पंच परमेश्वर कहानी थी तो उसका पंच परमेश्वर कहानी का जो रिजल्ट निकला है अंत में कहानी के में क्या दिखाया गया है कि भी किस प्रकार से न्याय किया जाना चाहिए, न्याय की सही परिभाषा क्या है, वो इस कहानी के अंदर उसने बताया है। तो ऐसे ही यहाँ ये कहने का प्रयास किया। उदाहरण से आप समझ गए होंगे, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा है, ये मोस्टली बच्चे जो है दरोगा पढ़ लेते हैं, दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं और बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। क्या कहता है, कठोर वास्तविकता प्रस्तुत करने में समझौता नहीं करते, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा दिखाने का इनका प्रयास रहता है, यानी वास्तविकता से कोई समझौता नहीं है। ये देखिएगा, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन ज्ञानवर्धक है भाई। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, फिर आप जो प्रेमचंद के बारे में
मेरे हिसाब से तो उससे जो सटीक जानकारी हो पूर्ण रूप से जान लेंगे। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, दारोगा है फिर से कहती हूँ, और इसका प्रकाशन भाई 1914 में हुआ था। पूछ सकता है आपसे नमक का दारोगा जो है उसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1914 में। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। मुकम्मल होता है उपयुक्त, सही, सही के लिए आता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले, यह धन के ऊपर धर्म की जीत है। ये उसमें आया है नमक का दारोगा कहानी में। अब क्या कहता है कि यह धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वर्ती और असद्वर्ती, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः जो ये गुण दिखाए गए, गुण और अवगुण, इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है कहानी में? पंडित अलोपीदीन और मुंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, नौकरी से हटा देते हैं। लेकिन अंत सत्य के आगे क्या होता है कि उनका जो है अंत सत्य के आगे उसको खरीदने में असफल रहता है। यहाँ तक कर चुके थे हम। अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। नौकरी मुअत्तल करना माने बर्खास्त कर देना, नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अंत में जो है उनका सिर जो है उसकी ईमानदारी के आगे झुकता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको वो ईमानदार लगा, क्योंकि उसने अपने वसूलों के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं किया और गहरे अपराध बोझ से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। धर्मनिष्ठ, इसने जो है ये भूखा मरने के कगार पर पहुंच गया, लेकिन इसने अपने आदर्शों के साथ बिल्कुल कभी भी समझौता नहीं किया। और वास्तविकता भी ये है कि वास्तव में भी इस पाठ के इस जो है लेखक जो हैं वो भी, उन्होंने भी अपने जीवन के साथ कभी समझौता नहीं किया था। जो उनके नाम नमक का दारोगा नामक जो है इसके अंदर झलकता है, उसके पात्र के अंदर झलकता है। आगे देखिएगा, कहानी के इस प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने वसूलों के साथ चलता है वो अंत में अकेला पड़ जाता है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि वे उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है और मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ये सत्य की जीत जो है इसका उद्देश्य रहा है। ये कहता है कि समाज में जो व्यक्ति अपने वसूलों के साथ चलता है उसके साथ कोई नहीं देता है, अंत में वह अकेला पड़ जाता है। तो उस निराशा को दर्शाकर जो है इन्होंने इस कहानी का अंत जो है सत्य की जीत के साथ किया है। इसी के साथ जो है प्रेमचंद का जीवन परिचय समाप्त होता है। आशा है आपको प्रेमचंद के बारे में सारी सटीक जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।